कल हम लोगों ने चर्चा की थी एक महान शख्सियत के ऊपर। और हमारी एक चर्चा चल रही थी एक बड़े ही डिबेटेबल विषय पर। उस पर ही आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जनरल बात कभी भी नहीं ज्योतिषी को करनी चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर कि जो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं होते, वो आपको मूर्ख बना रहे हैं। वो लोग जो कहते हैं होम्योपैथ के साइड इफेक्ट नहीं होते, वो मार्केटिंग स्टंट्स। दवा जो बनी है, चाहे वो किसी भी पैथी की बनी हो, अगर उसका कोई इफेक्ट है तो समझ लो उसका साइड इफेक्ट भी है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी भी चीज का साइड इफेक्ट ना हो। इसीलिए हर कॉम्बिनेशन का अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहेगा। तो चाहे वो कॉम्बिनेशन कितने बुरे से बुरा हो और कितने अच्छे से अच्छा हो, सिर्फ हमने अपना दृष्टिकोण समझना होगा कि हम उस योग से क्या निकालने की सोच रहे हैं। वो मेन चीज है, हम ढूंढ क्या रहे हैं। अब आप देखते हैं कि आपका जो ड्राइंग रूम होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब बहुत सारी चीजें होती हैं तो जब भी आपको, मान लीजिए आपने अपने ड्राइंग रूम में रिमोट कंट्रोल रखा हुआ है और आप रिमोट कंट्रोल ढूंढने जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप सोफा ढूंढने लग जाते हैं कि आज ब्लैक वाला सोफा कहाँ गया। फिर कहते हैं ये तो यहीं पड़ा है। फिर आप देखते हैं कि पर्दे कहाँ हैं, लाल वाला पर्दा तो यही है कि नहीं है। फिर आप कहते हैं नहीं नहीं पर्दा तो ठीक है। हम नहीं ऐसे करते। सबसे पहले हम उस जगह पर जाते हैं जहां पर एक्सपेक्टेड होता है कि यहाँ से हमें रिमोट मिलेगा। हम टेबल पर ढूंढते हैं, हम सोफे के साइड में ढूंढते हैं, जहां अक्सर हम रखते हैं। तो रिमोट की तरफ ही हमारी निगाह जाती है। उस समय हम जूते चप्पल क्यों नहीं ढूंढ रहे होते हैं, समझने वाली बात है। हम उस समय शूज नहीं ढूंढ रहे होते हैं अपने, हम रिमोट ढूंढते हैं। तो हमारा फोकस में केवल और केवल रिमोट होता है। ध्यान रखिएगा, ज्योतिष इसी का नाम है। आपने भी जब कुंडली देखना है तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आप वहां पे सूज देख रहे हो या रिमोट कंट्रोल ढूंढ रहे हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ढूंढ क्या रहे हो। जो ढूंढोगे वो ही मिलेगा या नहीं मिलेगा, दो में से एक ही बात होगी। अगर है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा मिल गया आधा नहीं मिला। कि मोबाइल है या तो पूरा मिलेगा या पूरा गायब मिलेगा। ये नहीं आधा तो टुकड़ा मिला है आधा टुकड़ा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब तो किसी ने तोड़ दिया है, सीधी सी बात है। परंतु या तो वो पूरे फॉर्मेट में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। ऐसे ही ज्योतिष में या तो चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेगी। बहुत ही डिसाइसिव साइंस है। देखिएगा सभी लोग अपने अपने कॉपी पर, कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन की कुंडली है, तीसरे भाव में तीन ग्रह हैं। सूर्य उच्च का है, चंद्रमा साथ में है, बुध भी साथ में है। शनि चौथे भाव में है, पांचवें में मंगल और शुक्र साथ बैठे हैं। छठे में केतु बैठा है, 11वें भाव में बृहस्पति बैठा है और 12वें भाव में राहु बैठा है। आप लोगों ने कुंडली बना ली है तो मैं आप लोगों के पास है सिंपल चार्ट। देखिए आज तो मैंने शख्सियत का नाम ही बता दिया।
सिंपल वे में नहीं बताता तो आप में से कितने लोग गच्चा खा जाते। इस तो शुक्र मंगल की युति तो फिर हो गई, और वो भी पंचम भाव में, हाउस ऑफ रोमांस। ये क्या चीज है, बड़ा अद्भुत हो गया। ये क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वाली सिचुएशन पैदा। गुरु जी बोलू सर? हाँ हाँ। सो गुरु की दृष्टि है, इसलिए इसको शुक्र मंगल पे नहीं होगा कुछ। गुरु आपसे अच्छे प्रसाद स्थान जी, पे। प्रसाद जी, मैंने कल आपके लिए एक स्पेशल हमारा दृष्टि वाला वीडियो भेजा था। हाँ सर, हाँ ऑलवेज मैं देखूंगा आज। रिमेम्बर, हाँ। किसी भी ग्रह की दृष्टि इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो बहुत बड़ा उलटफेर कर जाए। दृष्टि का मतलब है मंत्रणा, केवल सलाह। मैं और आप आमने सामने बैठे हैं, मैं आपको केवल सलाह दे सकता। मैं अगर चाहूं सोवी को कि उसकी टेबल से गिरा दूं, तो यहां बैठे बैठे गिरा सकता हूं क्या? नहीं सर, नहीं। पर उसके साथ अगर सोवी के साथ बैठ जाऊं तो गिरा हाँ सर। सकता हूं, पर उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है बहुत हाँ। अच्छा। कि दोनों में से ताकतवर कौन है। ये नहीं कि अगर वो मेरे से ज्यादा तगड़ा है तो और मैं करे जाऊं वो उल्टा मुझे ही गिरा दे। उसमें भी तो हर कुंडली में टर्म्स एंड कंडीशंस, हर योग में हमेशा आपको याद होनी चाहिए। कौन शक्तिशाली है? ये संसार शक्तिशाली का है, ये दुनिया शक्तिशाली की है, तो ये जो ग्रह तारे ये भी शक्तिशाली के ही है। जिसका ग्रह कमजोर हो जाता है, और कमजोर ग्रह ही सबसे ज्यादा इंसान को पीड़ा पहुंचाता है। तो इसका मतलब कमजोर जो आदमी होता है ना, उसको तो ग्रह भी नहीं बख्शते, तो औरों की तो बात छोड़ दो। तो कहने का मतलब बला बल का सिद्धांत ये पूरे यूनिवर्स का सिद्धांत है। बला बल का सिद्धांत केवल ज्योतिष में ही नहीं है, इस पूरे यूनिवर्स में सिद्धांत है। आप लोगों ने कल बाबा रामदेव की कुंडली को पढ़ा, आप देख रहे हैं बड़े आसानी से कि वो राजा की तरह अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो काम कर सकता है, पर पूरे हिंदुस्तान में नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि आप सभी को 21 तारीख से टीके मैं फ्री में लगवाऊंगा, अगर लगवाएगा तो पैसा खर्च हो जाएगा। वो नहीं बोल सकता क्योंकि व्यापारी भी है। परंतु उसके कहने का असर होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मुफ्त में कोई आदमी ऐसा भी होता है जो अगर वो मुफ्त में भी बांटना शुरू कर दे तो भी लोग ना लें। ऐसा वक्त भी होता है कईयों के पास, आदमी इतना बदनाम हो जाता है। अच्छा सोचो, इमेजिन करो आप, बाबा रामदेव वापिस आ, सॉरी, आसाराम बापूजी वापिस आ जाते हैं, और वो आप लोगों से कहें अपनी घर की महिलाओं को भेज दो, मैं आज चरणामृत सबको भोग लगा करके दूंगा भगवान का, और सब ओपन में दूंगा, कोई बंद दरवाजा नहीं करूंगा, फ्री में खाना भी दूंगा, पैसे भी दूंगा, दक्षिणा भी दूंगा, सबको एक एक साड़ी भी दूंगा, कितने भी प्रलोभन दे दे, अब आप नहीं भेज रहे, पहले तो भेज रहे थे। तो ये बेचारे का वक्त ही है ना। एक समय ऐसा था कि बिन बुलाए लोग आते थे, आज वक्त ऐसा कि बुलाने पर भी ना आए। तो सारा खेल वक्त का है। वक्त हमेशा बलवान होता है, शक्ति इंसान में नहीं होती, शक्ति समय में होती है। और समय आपकी दशा है ज्योतिष में। शक्ति कौन है? आपकी दशा, वो ही शक्ति है। वो भी ऐसे काम कब करेगी जब आपकी कुंडली बताएगी साहब। वो दोनों जुड़े हुए हैं, इसीलिए दशाओं को किंग कहा गया है। और पर किंग भी अकेला काम नहीं करता, वो अपने मंत्रिमंडल से सलाह लेता है, और वो मानता उसी की जो उसके मंत्रिमंडल में शक्ति रखता है। हर एक की नहीं, राजा से बात मनवा दे हर एक की बस की बात नहीं। आप मोदी जी के मंत्रालय में हर मंत्री की बस की बात नहीं कि मोदी जी को जाके कहे नहीं मोदी साहब ये नहीं ये कर लो।
वो हिम्मत हर किसी में नहीं। और ये बात मोदी जी की नहीं है, ये हर राजा की बात होती है। अब आप देखो ताकत का नजारा आपने पिछली सरकारों में देखा। प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी थे, पर बलाबल किसके पास था, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो लोग बल के पीछे ही भाग रहे थे, पद के पीछे भी नहीं भाग रहे थे। बताओ, ऐसा भी कभी नजारा देखा है क्या? तो पद से भी बड़ा बलाबल है। तो इस सिद्धांत को याद रखें, ज्योतिष में भी 100% यही सिद्धांत लागू होता है कि सबसे बड़ी ताकत ग्रह की ताकत है। जो ग्रह बली है वो पार है, वो आपको कहीं भी पार ले जाएगा। और ओनली एंड ओनली वन प्लेनेट इज एनफ इन योर लाइफ। केवल एक ग्रह ही बहुत है आपको जीवन में ऊंचा बढ़ाने के लिए। 2 4 5 10 की जरूरत नहीं है आपको। केवल एक ग्रह ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होता है। भगवान ने हमें बड़ी सुविधाएं दी है। वो कहता है कुछ नहीं, 9 ग्रह हैं भाई और 12 भाव है, इसमें से कोई एक मिल जाए, या तो कोई भाव बली मिल जाए तो गुजारा चल जाएगा, या 9 में से कोई एक ग्रह बली मिल जाए तो भी गुजारा चल जाएगा। सिंपल सी बात तो भी आप लोगों का गुजारा चल सकता है ना? ज्योतिष कितना सिंपल। और हम 3 3 ग्रहों को देख करके भी परेशान होते रहते हैं। एक्चुअली में वो 3 ग्रहों का बलाबल नहीं देखते, तो इसलिए परेशान होते हैं। जो बकवास कुंडलियां लगती हैं उनमें बलाबल होता है, वो राइज कर जाते हैं। एक ग्रह ही एनफ है आपको नेम देने में, फेम देने में, पैसा देने में, रुपया देने में, पद देने में। एक ग्रह ही एनफ है। अब देख लो, एक ग्रह छाटो आप अपनी अपनी कुंडलियों में, वही छाटना है, बस वही सीक्रेट मामला है, वही सीक्रेट ही मामला है। वो छाट लोगे तो उसको पकड़ लो बस, जिंदगी में एक बार मंजिल तक पहुंच जाओगे। इतना ही करना। जैसे कहते हैं ना, डिसाइड यूर ट्रेन फर्स्ट। और जाना कहाँ है? हैं? बड़े बड़े जंक्शन होते हैं ना, उधर ही ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, पर हमें नहीं पता चल रहा हमें कहाँ जाना है। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा आपकी ट्रेन कौन सी है, फिर ट्रेन में घुस जाओ। घुसने के बाद ये डिसाइड करना पड़ेगा भाई मेरी जो कंफर्म सीट है वो कहाँ है। फिर आपको सीट मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिली तो भी कोई गम नहीं, मंजिल तक तो पहुंचोगे, लटक के पटक के। है वो टॉयलेट वाले का गेट के सामने बैठ करके पहुंचोगे। जो बर्थ पे पड़ा है वो भी पहुंचेगा, और जो टॉयलेट के सामने बैठा है वो भी पहुंचेगा। ये ध्यान रखना। तो सबसे बड़ी चीज है, फर्स्ट डिसाइड योर ट्रेन। तो ज्योतिष में सबसे बड़ी चीज क्या है? फर्स्ट डिसाइड योर मोस्ट बेनिफिशियल प्लेनेट एंड मोस्ट बेनिफिशियल हाउस इन योर चार्ट। वो आपको ले जाएगा, तरा देगा बस। अब इस कुंडली के ऊपर हम चर्चा करते हैं। कुंभ लगन की कुंडली है। सबसे पहले यहीं पर सूत्र सेट हो गया। लगन का स्वामी 4th हाउस में आ गया। लगन का स्वामी 4th हाउस में आ गया, यानी कि लगना बलवान हो गया, स्ट्रांग हो गया, क्योंकि केंद्र में आ गया। केंद्र ताकत है, केंद्र शक्ति है। केंद्र में आने पर लगन जब केंद्र में आता है तो उसको ध्यान से समझना, बार बार मैं कह रहा हूं, उसको शक्ति प्राप्त हुई है कर्म करने की। अच्छा, पंचम नवम आ जाता तो आराम करने की, ये ध्यान रखना। मतलब वो क्या दिखाता है, किसी का लगने पंचम में आ जाए, नवम में आ जाए, वो कहता है मशक्कत मत कर, भगवान ने पहले तेरे लिए रास्ते खोल के रख रखे हैं, पर रास्ता पहचान ले। बस तेरे को तो इतना काम करना है, रास्ते पे आ जा तू। उसके लिए तो इतना ही है, बस ट्रेन पे लटक ले, जैसे मर्जी लटक ले, घुस जा बस ट्रेन में। तो घुस गए। पर आप हैरान होंगे, इस दुनिया में 40% लोगों को यही नहीं पता कि उनकी ट्रेन कौन सी है। 40% लोगों को नहीं पता उनकी ट्रेन कौन सी है। और वो वहीं पे बेचारे यही पूछते रहते, भाई ये ट्रेन देखियो,
मुझे गोरखपुर जाना है। भाई ये गोरखपुर कहाँ, कौन सी ट्रेन जाएगी रे, ये कौन से स्टेशन पे मिलेगी रे, इसकी टिकट कहाँ मिलेगी भैया, उन्हें मालूम ही कुछ नहीं है। कोई है मेरे पास टाइम नहीं है, उधर जा, वो कहेगा उधर जा, वो कहेगा टीटी से पूछ, टीटी कहेगा अच्छा वहां पे जा करके पूछ, पूछताछ केंद्र में, पूछताछ केंद्र में जाएगा, वहां कोई बैठा ही नहीं मिलेगा। बोला बाबूजी तो चाय पीने गए। बोला ससुरा यही करने का काम था। तो कहने का मतलब है 40% जनता भटकती है, ये असल जिंदगी में होता है। ट्रेन का मामला नहीं, ट्रेन तो फिर भी मिल जाती धक्के खा के। कहने का मेरा मतलब ये है, उन्हें अपनी लाइफ की ट्रेन नहीं मिलती, और हम एक दिशा में कॉन्फिडेंट होकर के नहीं कहते नहीं ये ही मेरी दिशा है। जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते तो हमारे अंदर कन्विक्शन लेवल नहीं आता। जब हमारे अंदर कन्विक्शन लेवल नहीं आता तो हम अपनी चीज को बेच नहीं सकते। इस संसार में पैसा किसके पास है, जो जितना बड़ा बेचू है उसी के पास पैसा है। हम सब बेच रहे हैं कुछ ना कुछ, कोई दिमाग बेच रहा है, कोई ब्रेन बेच रहा है, कोई अपनी अर्निंग बेच रहा है, कोई अपनी लर्निंग बेच रहा है, कोई अपनी शरीर बेच रहा है, कोई अपनी मेहनत बेच रहा है, कुछ भी हम सब बेच रहे हैं। अब जो जितना बड़ा बेचू उतना ज्यादा पैसा। समझ रहे हो बात को? तो बेचने की कला आनी चाहिए। अब बेचने की कला कहां से आएगी, जब आपके लगन को पावर मिलेगी तो आपके पास बेचने की कला है। अब बेचने की कला कैसे आएगी, क्या वो सीखनी पड़ेगी, हार्डवर्क से आएगी, मेहनत से आएगी? अगर लगन का स्वामी केंद्र में है तो ये मानो ये हार्डवर्क से आएगी और सीखने से आएगी। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस नहीं होगा। बाबा रामदेव कहते हैं ना योगा से ही होगा। उनका लग्न सप्तम में, इसलिए उन्हें कहते, वो कहते हैं कि करने से ही होगा। अब ये जिनका भी लग्नेश केंद्र में होगा वो सारे के सारे कर्मवादी मिलेंगे आपको। मेरा भी लग्नेश दसम में, तो कई जो मेरे जानकार हैं पुराने, वो कहते हैं तुम नाम के ज्योतिषी हो, टोटल कर्मवादी हो, टोटल कर्मठ हो, तुम ज्योतिष में इतना तो बहमी नहीं हो, तुम तो 1% बहमी नहीं हो। मैं क्या बताऊं, अब बात काफी हद तक ठीक भी है। कई बार मैं मेरी महारत नहीं देखता, कभी कभी अपना काम मैं बिना महारत देखे कर देता हूँ। अब फिर बाद में सारे कहते रहते अरे यार मुहूर्त देख लेते, ये नहीं, कभी कभी मन करता भी है यार कर लेता ये काम। जब अपने को आता ही है, अपन दूसरों के लिए करते, खुद के लिए नहीं करते। फिर मैं कई बार सोचता हूँ तो पता फिर समझ में आता भाई लगने से यहाँ बैठा है, करें क्या। वो पावर है ना काम करने की, मेहनत करने की, कुछ ना कुछ करते रहने की, ये केंद्र देता है लगे रहने की। आप पंचम नवम में आओगे तो भगवान दरवाजा पहले ही खोल के रखता है, कहते मेहनत मत मत कर, सीखा सिखाया आया है, तू पिछले जन्म से ही सीखा आया है, तुझे इस जन्म में ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। अब कौन लोग हैं जिन्हें अपनी ट्रेन का नहीं पता, जिनके लगने दाएं बाएं हो जाते हैं, जिनके लगने दाएं बाएं हो जाते हैं उन्हें नहीं पता होता कि उनकी गाड़ी का नंबर क्या है। तो उनको क्या करना है, मेहनत करनी पड़ती है। कितनी मेहनत, जितने केंद्र वाले की मेहनत है ना उससे कई गुना। ऐसा नहीं है उसे भी गाड़ी नहीं मिली, भगवान ने सबको मौका दिया है, गाड़ी मिलने का मौका भगवान ने सबको दिया है। बस ये कंपैरेटिव स्टडी है, किसी को गाड़ी जल्दी मिलेगी, किसी को भाग दौड़ करके मिलेगी, किसी को बहुत उठक बैठक करके मिलेगी, किसी को लटक पटक के मिलेगी, किसी को फर्स्ट क्लास एसी मिलेगा, किसी को बेचारे को बर्थ मिलेगी, किसी की कंफर्म सीट होगी पर फिर भी सीट नहीं मिलेगी। ये ही हमारा जीवन है। पर ट्रेन सबको मिलेगी। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष आपको ट्रेन पकड़वाने का विज्ञान है। वो कहता है ट्रेन कैसे पकड़ी जाए, ट्रेन कैसे पकड़ी जाए, बस यही सीखना है। मुद्दों में नहीं उलझना, मुद्दे हमने सुलझाने। तो उसका कैसे सुलझेंगे, वो हमें दृष्टिकोण बदलना होगा।
जो सूत्र आपको बताए जा रहे हैं उन सूत्रों को बार बार प्रैक्टिस करना होगा। मैं एक सूत्र को 100 बार नहीं 1000 बार प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ। ये नहीं कि 10 कुंडलियों में पास तो मैंने मान लिया पास, ना भाई, अटक गया जो मामला अटक जाएगा। ये आंख बंद करके भी बोल देता हूँ तो ठीक है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बार बार प्रैक्टिस का परिणाम है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एक सूत्र को 1000 कुंडलियों में लगा हुआ, फिर सूत्र पक्का हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इधर से उधर से पकड़ा और फिर हम मान लेते हैं जो है वो ठीक है। ऐसा नहीं है। मेरे सामने मंगल शुक्र कॉम्बिनेशन की बहुत सी कुंडलियां आई। कुछ मेरे बहुत निजी लोग हैं, बहुत करीब से मैं जिनको जानता हूँ। भैया, मल्टीपल अफेयर तो छोड़ दो, अफेयर ही नहीं है पट्टों में। जिंदगी की किताब खुली किताब है। तो कुछ लोग जरूर होते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, स्वामी रामदेव जी के बारे में एक थोड़ी सी बात। मैं 7 दिन तक वहां पे रहा, 7 डेज वहां पे। वैसे मैं सर्टिफाइड योगा टीचर भी हूँ, पर वो बात अलग है कि वो हरिद्वार से हूँ। वहां गया था, 10 दिन गुड़गांव में ट्रेनिंग हुई थी, फिर बाद में उन्होंने वहां लोग बुलाया था। जो ये 2 कोर्स कर रहे थे उनको वो सर्टिफाइड योगा टीचर ले गए थे। और वास्तव में बहुत मेहनत करवाते हैं उस जमाने में। ये 8-10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उसके 11-12 साल भी हुए, मैं कह नहीं सकता। तो वो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को प्रैक्टिस कराते थे। और जो उनकी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था वो तो 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम को, कभी कभी 3-3 घंटे भी खींचे। और योग करने वालों की हालत इतनी खराब हो जाती थी कि वो कमरे में जाकर के उनको नींद इतनी अच्छी आती थी कि उन्हें यही नहीं पता होता था कि सपने कब आए और कब गए। रीजन की थका इतना दिया जाता था। तो रीजन ये है, मैं जो बताना चाहता हूँ, मैंने उनकी दिनचर्या को बहुत करीब से देखा। सुबह 5 बजे नहा धो करके तैयार, 4:15 बजे तक सीवर में, और फिर 7-7:30 बजे तक मत्था मार, फिर वापस आना, फिर लोगों से मिलना, और लोगों की लाइन लगी रहती थी। फिर साढ़े फिर 11:30 से 12 बजे, उस समय की बात बता रहा हूँ जब उन्होंने अन्न त्याग रखा था, फलाहार करते थे और तोरी की सब्जी या घिया की सब्जी का सूप टाइप पीते थे, बस और कुछ नहीं, खाना नहीं खाते थे। पूरे दिन भर सिर्फ मिलना मिलना, और मैं खड़ा रहता था यही देखने के लिए कि दाएं बाएं घूमता रहता था कि भाई बंदा करता क्या है, ये करता क्या। तो मैं तो एक आधी नींद भी लगाया है करता, जब वो पब्लिक के बीच में बैठ जाया करते, फिर वो अपनी मैनेजमेंट से मिलते, फिर वो अपने और काम करते, रात को घूम फिर करके 10:30 से 11 बजे के अपने रूम, और मैं उनके कमरे के नीचे था। मैं ये बता दूंगा, जब वो आते थे तो हल्ला मच जाता था, स्वामी जी है स्वामी जी। जहाँ वो ऊपर बैठते थे, किसी और व्यक्ति को वहां उनके ऊपर रहने की इजाजत नहीं होती थी। लेडीज की एंट्री नहीं होती थी ऊपर की तरफ, किसी भी। और नीचे गार्ड्स इतने खड़े रहते हैं उनके, सिक्योरिटी गार्ड। और जो उनका कमरा है बैठने का, वो जस्ट एक ओपन हॉल है, नीचे बिस्तरा बिछा हुआ है, एक दो डायरिया सी पड़ी हुई है, एक आधी छोटी मोटी टेबल्स पड़ी, नीचे बैठते हैं, नीचे ही सोते हैं, नीचे ही काम करते हैं। और फिर वो 11 साढ़े 11 की जगह मेरे ख्याल से तो 12 ही बजे सोते हैं। मतलब लोग 11 बजे तक भी पीछा नहीं छोड़ते। 10:30 11 बजे आते थे, तब भी 8-10 लोग वहां पे बैठे रहते थे उनकी इंतजार में कि आएंगे तो हम मिलेंगे। और हर एक को बताना, अच्छा तेरे को ये प्रॉब्लम है, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू दवा। और 12 बजे सोने के बाद बंदा 4 बजे उठ जाता, 4:30 बजे उठ जाता, 5 बजे अगले दिन टंच, फिर मिलेगा। और हम भी तैयार, ये सोच करके कि भाई ये देखो क्या करते क्या नहीं। तो ऐसी बात नहीं है।
अब उस व्यक्ति को कब समय मिलता होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और इतना जो पब्लिक वाली लाइफ होती है ना, जैसे राजनीति में कहा जाता है कि उल्टे सीधे काम कर रहे हैं ना, तो जब हम विपक्ष में होंगे तो करेंगे, सत्ता पक्ष में नहीं करेंगे। अब सत्ता पक्ष में पैसा कमाने का ही टाइम नहीं, फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, कौन सा टेंडर पास करना है, किसकी नौकरी लगवानी है, किसकी हटानी है, किसका ट्रांसफर करना है, किससे कितना आया, किसको कितना देना है, लेना है, 100 तरह के इतने फंड लगे रहते हैं, तो बेचारा कहाँ मौज मस्तियां करते हैं। तो वो हमें लगता है आम आदमी को। पर अगर एक आप बड़े लेवल के कैबिनेट मंत्री का अगर लाइफ को देख लें, जब वो सत्ता में होते हैं, तो बहुत टिपिकल है। और मेरी तो बात ऐसे लोगों से होती है जो उनके साथ रहते हैं, शागिर्द की तरह है, जो होटल में भी जाते हैं तो वो भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ हमारे ब्रह्म जाल भी होते हैं जो, अच्छा नीचे का आदमी हमेशा देखना, ये खबरें जो फैलाने वाले होते हैं ना, चौकीदार, चपड़ासी, अब इनके पास टाइम टाइम ही टाइम है, करना तो कुछ है नहीं, तो इन्होंने हाइप क्रिएट करनी है, कुछ ना कोई ऐसी कहानी गढ़ दो जिससे कई दिनों तक रस आता रहता है। तो उस रस प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। चलिए, तो लगन केंद्र में आया जिससे व्यक्ति को ताकत मिली। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक कॉम्बिनेशन है कुंभ लगन में मंगल और शुक्र की युति। अब यहां पर हमें शुक्र को देखना होगा। नवम का स्वामी अपने से नवम भाव में, भवत भवाम न्याय सूत्र देखिए, नवम का स्वामी कहां गया, नवम में। नवम एकदम टंच है, हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, नाइन्थ हाउस, नॉलेज कम्स फ्रॉम द गॉड। अब यहां पर भी मंगल बैठा है, तो मंगल कर क्या रहा है, तो देखना है किस भाव का स्वामित्व लिया हुआ है मंगल। बेशक मंगल कुंभ लगन वालों के लिए पाप ग्रह है, नो डाउट, पर वो से दसम भाव का स्वामित्व मिला हुआ है। तो क्या हुआ योग, नवम और दसम के अधिपति दोनों मिले, केंद्र और त्रिकोण के अधिपति दोनों मिल गए। ध्यान से सुनना, नवम और दसम, नवम है त्रिकोण, धर्म दसम है केंद्र। नवम और दसम के जब दोनों ग्रह आपस में मिल गए तो क्या बनेगा, धर्म कर्माधिपति योग। धर्म कर्माधिपति योग। पर वो कहां बनाए जाकर के, त्रिकोण में, नॉट इन केंद्र। केंद्र में अगर बनता है तो व्यक्ति कर्म से धर्म करता है, पर त्रिकोण में आया ये सिचुएशन, देखना समझना, तो सिर्फ दिमाग लगा रहा है, नॉट डूइंग हार्ड वर्क। कोई बड़े बड़े कैंप नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही काम, स्पिरिचुअल प्रचार प्रसार, परमात्मा का ज्ञान बांट रहे। परमात्मा तीर्थ स्थान हो गया नवम में, भक्ति भाव, पंचम इज भक्ति, पंचम इज लव। बट लव कहां पर कन्वर्ट हो गया, लव का कन्वर्जन कहां जा रहा है, हमें समझना होगा। लव के हाउस में तो शुक्र बैठा है। अब ये मत देखना कि शुक्र, भाई शुक्र का स्वामित्व तो देखना, शुक्र तो नवम का अधिपति है। वहां लव के रोमांस के कोई चांस नहीं, वहां एक ही लव है, गॉडली लव, वेदांग लव, स्पिरिचुअल नॉलेज, वहां एक ही लव चलता है। इसका लव का अधिपति तो बुध है, ध्यान से, वो अपने से 11वां है। और वहां कहा कौन बैठा है, सूर्य। बड़े ढंग से देखना,
सूर्य कहाँ बैठा है? उच्च का होकर के। अब यहाँ सूर्य को देखना कि कौन सा स्वामित्व मिला। ये शादी का लॉर्ड है, ये विवाह का लॉर्ड है, तो इसकी जिम्मेवारी क्या है? विवाह करवाने की, मैरिज करवाने की जिम्मेवारी सूर्य की। किसके साथ बैठा है? पंचम के साथ। तो ये लव मैरिज का योग बन गया। बना कि नहीं बना? बना सर। बना। या पर यहाँ पर एक कड़ी बिगाड़ आदमी है। कड़ी बिगाड़ आदमी कौन है यहाँ पे? ढूंढो, जिसने लव मैरिज नहीं होने दी। चंद्र। चंद्रमा। चंद्रमा आ गया यहाँ पर। चंद्रमा ने क्यों कड़ी बिगाड़ काम कर दी? देखो, लव मैरिज का परफेक्ट योग बनता है। सप्तमेश पंचमेश दोनों मिल रहे हैं। सप्तम का अधिपति अपने से नवम में, अपने से 9th पोजीशन। वेरी गुड, वेरी फाइन। पंचम का अधिपति अपने से 11वां। वेरी फाइन, गुड। वो अपने से एकादश में बैठा पंचम का लॉर्ड। जी सर। किसी भाव की इक्वेशन बिल्कुल भी खराब नहीं है। दोनों भाव की इक्वेशन कोई खराब नहीं है। और वहां पे चला जाता है छठे भाव का अधिपति चंद्रमा, और छठे सप्तम का का काम लॉस। है सेपरेशन, लड़ाई झगड़ा विवाद शत्रु। किसके बीच में? शादी के बीच में, प्रेम के बीच में। यानी जो शारीरिक जो प्रेम है, शारीरिक जो फिजिकल लव एंड रोमांस है, उसके बीच में छठा आगे बैठ गया। छठा विश्लेषण है, एनालिसिस। डीप एनालिसिस कम फ्रॉम द 6th हाउस। फर्स्ट हाउस इज प्रकृति, 6th हाउस इज विकृति। प्रकृति फर्स्ट हाउस से आती है, तो विकृति छठे से आती है। विकृति का क्या मतलब? दोनों को बिगाड़ दिया। खुद तो बिगड़ा हुआ है, दोनों को, सूर्य और कर दिया बुध को, कि जो तुम काम करने आए हो वो मैं करने नहीं दूंगा। तुम फिजिकल लव एंड रोमांस करने आए हो, वो मैं करने ही नहीं दूंगा। जाओ कर लो, क्या करोगे? एक और सिचुएशन बनी, सूर्य चंद्रमा एक साथ हो गए। ये अमावस्या ये दोष बन गया। योग नहीं बना, ये दोष बन गया। देखो, एक ही चीज कितनी चीजें निकाल रही है ध्यान से। ये अमावस्या दोष हो गया। अमावस्या का मतलब, ध्यान से सुनना, साधु संत सन्यासी के लिए अमावस्या का दोष, ये ग्रस्तों के लिए दोष है, पर साधु संतों के लिए योग है। क्योंकि अमावस्या के लिए बहुत गहरे परिणाम देती है। लव एंड रोमांस करने वालों के लिए पूर्णिमा, और लव रोमांस को क्रॉस मारने वालों के लिए अमावस्या। सबसे सटीक काम करो। तंत्र शास्त्र में अमावस्या का बहुत महत्व है। मैक्सिमम तंत्र साधनाओं को आरंभ करने की तिथि अमावस्या है। अमावस्या की अपनी पावर है और पूर्णिमा की अपनी पावर है। बात को, अमावस्या का मतलब चांद नहीं, और उसका कोई चांद नहीं है। वो कहता है, गाना चलता ना, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। अब यहाँ ना चांद है ना चांदनी है, हो गई अमावस्या। इसका मतलब कोई बिलावड नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है, कोई प्रेमिका की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पंचम भाव ने जो काम करना था, छठे ने आके क्रॉस मार दिया। ऊपर से अमावस्या हो गया। अब उसके लव रोमांस कोई मायने नहीं रखता। और वो पंचम भाव का अधिपति भी है, यानी संतान का भी उसने क्रॉस मार दिया। सबसे बड़ी बात, सूर्य उच्च का हो गया। उच्च का हुआ तो सप्तम का अधिपति है, तो विवाह तो करवा दिया, क्योंकि इतना पावरफुल है ये ग्रह कि उसे तो नहीं रोक पा। कि जब पावर है उस ग्रह की, तो करवा के तो मानेगा। मान लिया, पर फिजिकल लव नहीं होने दिया चंद्रमा ने। चंद्रमा की ताकत नहीं थी कि वो सूर्य को रोक पाता। चंद्रमा की ताकत नहीं है कि वो सूर्य को रोक पाए, यानी विवाह होने को रोक पाए। ये ताकत चंद्रमा की नहीं है। पर बुध के साथ शत्रु बाधा, पिता पुत्र, और दोनों साथ आएंगे तो पिता पुत्र का मामला गड़बड़ हो गया।
चंद्रमा किसी को भी शत्रु नहीं मानता, पर बुध पक्का शत्रु मानता है चंद्रमा को। आप समझना, बुध तो पंचम भाव का स्वामी है, पंचम भाव का अधिपति चंद्रमा को दुश्मन मान रहा है। उसके लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया। इसके लिए बुध के लिए संकट खड़ा हो गया, यानी संतान के लिए संकट खड़ा हो गया, यानी वो चाह करके भी अब संतान ही पैदा नहीं करना चाहता। आप अगर गहराई में जाएंगे तो यहाँ तो रोमांस जीरो हो गया। अब ये जो मंगल शुक्र का, जिसे हम आकर्षण योग कहते हैं, अब आकर्षण योग तो बन रहा है भाई। आकर्षण योग का मतलब है लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जिन लोगों की कुंडलियों में आकर्षण योग होता है वो उनकी तरफ लोग खींचे चले जाते हैं। मंगल शुक्र कॉम्बिनेशन क्रिएट्स द मैग्नेटिज्म। मंगल शुक्र इकट्ठे, आप में मैग्नेटिज्म है, लोग आपकी तरफ आएंगे, आप अन्यों की तरफ नहीं जाएंगे, लोग आपकी तरफ आएंगे। पर यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। एक तो लग्न बली होना चाहिए, सूर्य का बलाबल स्ट्रांग होनी चाहिए, आत्मा स्ट्रांग हो। अब सूर्य मीन्स आत्मा, तो आत्मा कितनी दृढ़ है, और जिसकी आत्मा दृढ़ होती है वो कभी भी अपने करेक्टर से नहीं भटकता। सर एक क्वेश्चन है सर, पूछूं? सूर्य, एक मिनट प्रसाद जी, मैं फिर मौका दूंगा। सूर्य का काम करेक्टर को बनाना है, और गुरु का काम उस करेक्टर को बनाए रखने के लिए मदद करना है। इसीलिए तो हमेशा हर पल पल जिंदगी में शिक्षा की जरूरत होती है, हमें स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत हमेशा होती है, और वो काम बृहस्पति करता है, यानी कि गुरु करता है। तो ये कार्य यथावत बने रहते हैं अगर तीन चीज, लगन की पावर, सूर्य की पावर और बृहस्पति की पावर, तीन ग्रह यानी कि दो ग्रह और एक भाव अगर मजबूत है तो समझो उसका करेक्टर बहुत मजबूत है। यहाँ पर गुरु भी 11वें में बैठ के अपनी ही राशि में बैठा है। समझने वाली बात तो ये है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 11वें भाव का अधिपति सिंह की राशि में बैठा है, और दूसरे भाव का अधिपति 11वें भाव में गया है, यानी अपने से दसम, अपने से दसम गया है, तो धन की तो समस्या ही खत्म कर दी। एकादश का स्वामी खुद की में भाव में बैठा है, पर यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। मैंने क्या बताया था, पाप ग्रह 11वें में ज्यादा शक्तिशाली धन नहीं देते, उसकी अपेक्षा पाप ग्रह ज्यादा धन देता है 11वें में। 11वें में अगर पाप ग्रह होगा तो ज्यादा अच्छे से धन देगा, तो उसमें रिश्वत लेने की, इधर से उधर दाएं बाएं अपना एफर्ट्स अच्छा कर लेता है पैसा कमाने के लिए। पर जब शुभ ग्रह होगा तो वो ज्यादा धन नहीं, सिर्फ जो उसकी नेक कमाई से आ रहा है वो हमेशा नेक कमाई की तरफ जाने का प्रयास करेगा। अगर फिर भी सिस्टम ऐसा है कि उसके पास कमाई आ रही है तो उतना ही ज्यादा वो दान करने की तरफ वो भागेगा, और नेक्स्ट सेल में अपना हिसाब किताब उतना ही कर देगा। तो मैंने कल एक वीडियो भेजा था जो कि मेरा पुराना वीडियो था करेक्टर के ऊपर, उसमें मैंने यही सूत्र बताए थे, लगन का अधिपति स्ट्रांग हो, सूर्य स्ट्रांग हो, गुरु स्ट्रांग हो, तो व्यक्ति का करेक्टर बहुत उत्तम कोटि का हो जाता है। इसमें जिस हिसाब से प्रॉब्लम आती चली जाती है उस हिसाब से करेक्टर में कमजोरियां आने लग जाती है। तो अब देखा कुंडली क्या है, मंगल शुक्र वही है, और सूर्य के उच्च के हो जाने से, बृहस्पति का अच्छा हो जाने से, लगन की शक्ति बढ़ जाने से, वो मंगल शुक्र का नेगेटिव योग खत्म, पॉजिटिव शुरू। और मंगल शुक्र जिन भी लोगों का होता है बड़े हार्ड वर्किंग कैपेसिटी होती है उनमें, ये लोग मल्टीप्लाई करने वाले होते हैं, चीजों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एक साथ कई कामों को हाथ में लेने की क्षमता होती है इनकी। शुक्र आलसी ग्रह,
शुक्र का आलस तो मंगल ने खत्म कर दिया। वो बैठा है, कहते आलस में बैठने कैसे दूंगा तुझे, क्यों नहीं बैठने दे रहा यहाँ पर शुक्र। मंगल जो है यहाँ शुक्र को क्यों एक्टिवेट करे हुए, सोचिए आप। कि मंगल के पास यहाँ पर जो स्वामित्व मिला है कर्म का मिला है, 10th हाउस का मिला है। 10th इज हाउस ऑफ एक्शन। एक तो मंगल स्वभाव से नहीं खाली बैठ सकता, ऊपर से उसको काम भी वही दे दिया कि जा भाई तू 10वां भाव संभाल। और कौन सा संभाल, तीसरा संभाल। दोनों ही ऐसे हैं एक जैसे ही, लगभग लगभग। तीसरा भी हाउस ऑफ एफर्ट्स और 10वां हाउस ऑफ कर्म। अब यह मंगल क्या करेगा भाई, लव रोमांस से ज्यादा तो ये कर्म के अंदर विश्वास करेगा कि तो मेहनत कर मेहनत कर मेहनत कर। किस क्षेत्र में कर, शुक्र कौन है, नवम। नवम के क्षेत्र में तू मेहनत कर, हार्ड वर्क कर। कंप्लीट। अब यार रोमांस के चांस खत्म कर दिए उसने, चंद्रमा ने, है तो कहां से बात बनेगी, सोचने वाली बात है। ऊपर से गुरु की दृष्टि आ गई, लोग प्रसाद जी की बात को भी पूरा कर देते हैं, कहीं प्रसाद जी नाराज ना हो जाए कि गुरु की दृष्टि आ गई। गुरु की दृष्टि हो या किसी भी ग्रह की दृष्टि हो, सिर्फ हमेशा ये मानना, आमने सामने बैठने वाला व्यक्ति सिर्फ सलाह दे सकता। सलाह मानना या ना मानना ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है। मैंने कई बैच निकाले, मैं तो हमेशा स्पिरिचुअल बातें करता है। जो मेरे 10 साल पुराने स्टूडेंट हैं उनसे भी आप पूछ लेना, हमेशा इस अच्छी बातें बताता है। पर अच्छी को मानने वाले कोई एक दो ही मिलते हैं। देखा, दृष्टि तो मेरी सब पे थी। अब मानने या ना मानने का तो मामला उन्हीं के हाथ में है ना। भाई चोर भी बनते हैं, कोई डकैत भी बनता है। भाई क्लास से निकलने वाले सारे आईएएस थोड़ी बनते हैं। कोई चोर भी बन जाता है, कोई डकैत भी बन जाता है, तो कोई आईएएस भी बन जाता है। क्लास वही होती है, टीचर भी वही होता है, पढ़ाने वाला वही है, सब्जेक्ट भी वही है। पर कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई टीचर है। और अगर नेताजी बन गया तो माशाल्लाह, तो सर्वगुण संपन्न है, फिर वो मल्टीप्लायर है? अगर वो नेता बन गया तो वो सर्व ज्ञानी भी है, सर्व महात्मा भी है, सर्व पूजनीय भी है, और चोरों का चोर और डकैतों का डाकू भी है, सर्वगुण संपन्न है। शराबियों के बीच में मधुशाला को सोचने वाला और समझने वाला भी है, और साधुओं के बीच में भजन कीर्तन करने वाला भी है। अति अद्भुत है। तो क्लास का सबसे बड़ा टॉपर वही निकलता है जो 30% से 40% के बीच में लेके आता है। हाँ, आजकल जरा परिणाम दूसरे आ रहे हैं, आईआईटीएंस भी आ रहे हैं, वो भी करिश्मा दिखा रहे हैं, पर काम वो ऐसे ही करते हैं जैसा कि एक अनपढ़ नेता करता होता है। उनके कामों में कोई बदलाव नहीं, काम बिल्कुल वैसे के वैसे। कर्म में कोई सुधार नहीं है, कर्म बिल्कुल वही है जो होने चाहिए। जैसा गुण एक नेता में होना चाहिए वो वैसे ही है, गुणवान गुणशील, उसमें कोई कमी नहीं। ड्रामेबाज बहरूपिया उनमें कोई कमी नहीं। तो ये, चलिए और कोई बात कीजिए इसी लिए। हाँ प्रसाद जी आप बोल रहे थे बीच में, सॉरी। सर हाँ, सर मुझे क्वेरी थी। शनि लग्नेश है, जो केंद्र में है, शुक्र के राशि में, दोस्त की राशि में है, पंचमेश की राशि में भी है, मीन्स वो इसका योग कारक ग्रह की राशि में। पर राहु की दृष्टि है, उससे शनि वीक नहीं होगा, लग्नेश वीक नहीं होगा, राहु की दृष्टि है। बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पे कहावत है प्रसाद जी, गधे की लात से गधा नहीं मरता। गधे की लात से गधा नहीं मरता। कहने का मेरा मतलब है, एक पाप ग्रह पर दूसरे पाप ग्रह की दृष्टि क्या असर करने वाली है। और फिर मैं दृष्टि को दूसरी बात में कह रहा हूं, राहु यहाँ पर शनि ग्रह से संवाद कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, पर पावर राहु शनि के हाथ में कि वो राहु की कितनी बात मानता है कितनी नहीं मानता। हमेशा मैं ये कहता हूं, जो क्या भी लग्नेश दृष्टियां होती हैं शनि ग्रहों का की, है? वो आपकी विल पावर के से काम करती हैं। आपके ग्रहों की दृष्टियां आपकी विल पावर से काम करती हैं। अगर आप कहते हैं मैंने फलाने गुरु जी की बात नहीं मानी तो नहीं माननी,
हो ही जाओ दृष्टि, सारा दिन बैठे रहो दृष्टि के अंदर, कुछ नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। दूसरी बात, दृष्टि को आप इतना बड़ा ना समझें कि वो अमूल चूल परिवर्तन कर दे किसी भी चीज में। राहु की दृष्टि अगर शनि पे हुई है तो एक प्रकार से वो मस्तिष्क के ऊपर हुई है, पर जब लग्नेश बहुत बलवान हो जाए, कोई भी ग्रह, ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह जब बहुत बलवान हो जाता है तो उस पर दृष्टिपात करने वाला ग्रह कभी कभी ना के बराबर ये असर पैदा करता है। अब मान लीजिए, चलो मैं टीचर हूं, आप लोग हो सकता है मेरी बात मान लें, परंतु आप में से जो कोई बात करेगा, आप अगर मेरी जगह बैठे और आप इनमें से कोई बात करें, बीइंग ए टीचर ना बैठे, तो आप केवल अपने से कमजोर व्यक्ति के ऊपर ही दबाव बना सकते हैं, अपने से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति पर दबाव नहीं बना सकते। चाहे आप राजनीति में चले जाओ, चाहे आप ऑफिस में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, आप अपने से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति पर दबाव नहीं बना सकते। आप दबाव अपने से छोटे पे बना सकते। आप किसी भी गली का गार्ड हो, किसी भी सेक्टर का गार्ड हो, आप उसको ऐड करके बैठे, थप्पड़ मारूंगा तेरे, बकवास करा, बैठ जा चुपचाप, बड़ी आसानी से बोल के आ सकते हो। पर वहीं पर चौकी इंचार्ज खड़ा हो तो आपकी क्या मजाल कि आप ये बात बोल दो, और बोल दो तो अभी वो घटना हुई थी ना, पति पत्नी जो लड़ रहे थे, वो आज तक उनको जमानत नहीं मिली, वो मीडिया ट्रायल मिल रहा है। तो ये नहीं है, आप गार्ड को तो धमका सकते हो, डांट मार सकते हो, पर आप पुलिस मैन, वो भी बड़ा अधिकारी के सामने नहीं कुछ कर सकते। तो यही ये चीज है, अगर कोई ग्रह बली हो जाता है और उसको कोई ग्रह देख भी लेता है तो कोई गारंटी नहीं कि वो अपने प्रभाव से उसको बदल सके। दूसरा कि राहु का डिस्पोजिटर भी शनि ही है, तो राहु जो व्यवहार करेंगे वो जिस राशि स्वामी के हिसाब से और अपने साथ जो ग्रह बैठते हैं उसके हिसाब से, बिल्कुल, तो राहु भी शनि ही यहाँ पर व्यवहार करेंगे। शनि उल्टा उन्हीं से काम ले लेगा। और गुरुजी यहाँ पे तो कुंभ लगन में शनि राहु राहु को लॉर्ड भी है उस घर का, पहले घर का। पहली बात तो देखो, 12वें भाव में जब राहु जाता है तो लोगों के लिए नुकसानकारी हो जाता है, पर यहाँ पर राहु नुकसानकारी नहीं हो रहा है क्योंकि ये कुंभ लगन है। ध्यान से समझिएगा, कुंभ लगन में चाहे शनि 12वें में चला जाए, चाहे राहु 12वें में चला जाए, उनको नुकसान नहीं देता। रीजन समझिए, मैंने एक देवता और राक्षस के सूत्र समझाए थे, प्रताप जी उस क्लास में थे तो शायद आप लोगों को नोट्स दे पाए तो देख लेना। तो मैंने समझाया था 12वें भाव राक्षस का स्थान है, और अगर शनि है, मंगल है, राहु है, ये राक्षस के ग्रहों के माने जाते हैं। अगर शनि राक्षस, 12वां भाव राक्षस, राक्षस के घर में गया तो क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। दिक्कत तो देवता को होती है भाई। आप समझिए, कर्क लगन, चंद्रमा स्वामी, अब वो देवता हो गया, 12वां भाव तो फिर भी राक्षस है, वो चला गया 12वें में, हो गया मामला, उलट गया, पलट गया। अब हमने तो सूत्र याद कर लिया, अगर लग्नेश 12वें में चला गया तो खराब हो गया साहब लग्नेश, पर ये सूत्र भी खटाई में पड़ जाता है। इसलिए जब तक पूर्ण विद्या ना ले लो, जब तक उस बात पर अड़ना नहीं चाहिए। अब सिंह लगन है, सूर्य है, सूर्य तो साहब वैसे ही इंद्र के समान राजा है, अब वो राक्षस के घर में जा रहा है, इंद्र राक्षस के घर में जा रहा है, सूर्य 12वें में चला गया। सिंह लगन हो, लग्नेश 12वें में चला जाए, बस गई, मट्टी पिट जाती है। और उसकी अपेक्षा मकर लगन हो, कुंभ लगन हो, शनि 12वें में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसकी सेहत पर, ना उनके धन पर, ना उनके दिमाग पर। आप हैरान हो जाएंगे, वो आपको बड़े इंटेलिजेंट मिलेंगे, सक्सेस भी मिलेगी उनको, काम करने की वो भी मिलेगी। आप कहेंगे लग्नेश 12वें में, गुरु जी तो बता रहे थे लग्नेश 12वें में जाने से लग्नेश कमजोर हो जाता है, ये काय को कमजोर है, तो करोड़पति हो रहा है।
हमें हर एंगल से चीजों को समझना, तो हम फिर नहीं दिक्कत में। हाँ ब्रजेश। सर 2 क्वेश्चन है। पहला तो सर गुरु जो एक लेडीज के लिए पति का कारक होता है और बच्चों का भी कारक होता है, वो अपने स्थानों से अच्छे स्थानों में है, मतलब सप्तम से पंचम में है और पंचम से सप्तम में है। तो मतलब हालांकि घर भले भी कितना वीक हो, लेकिन उसका जो कारक माना गया है, जो सुख कैसे देगा कि मिलेगा कि नहीं, उसका है वो एक फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन सर, यहाँ पे शुक्र एज अ बाधक पंचम स्थान में आया हुआ है और जो अपना मंगल है वो अपना भाव से अष्टम में है, मतलब जो कर्म स्थान से अष्टम में है। तो सर वो दोनों कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, ये 2 चीजें? सिंपल सी बात है ब्रजेश, पहले शुक्र से बात शुरू करते हैं। इनके कोई संतान नहीं है, बाधक ग्रह संतान के घर में बैठा है। अच्छा। पंचम भाव लव एंड रोमांस है, बाधक वहां पर बैठा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपका एंगल बदलते रहो। अब आपने बात की बाधक, एज ए बाधक देख रहे हैं शुक्र को। जब आप बाधक देख रहे हैं तो वही परिणाम आ रहे हैं, लव एंड रोमांस और चिल्ड्रन। वहां पे दिक्कत आ रही है। चाहे इसको यहां से सिद्ध कर लो, चाहे छठे के साथ बिठा के सिद्ध कर लो, कैसे भी तरह सिद्ध कर सकते हो, वो चीज निकल के वैसे ही आएगी। अगर आप देखते हैं कि नवम का अधिपति है तो आपको स्पिरिचुअल बात समझ में आएगी। अगर आप इसको एज ए बाधक देखते हैं तो आपको वो बाधाएं नजर आएंगी। समझे बात को? इसी तरह से आपने बृहस्पति के बारे में क्या पूछा था? सर बृहस्पति जो कारक है पति और बच्चों का, जो मतलब कितना सुख मिलेगा वो दिखाता है, वो अपने स्थानों से मतलब सप्तम से पंचम में है और पंचम से सप्तम में है, मतलब अच्छे भाव में बैठा हुआ है कारक और स्ट्रांग भी है, अपने भाव में बैठा हुआ है। सप्तम से पंचम कैसे माना आपने? सर 11वें स्थान में ना। नहीं, 11वां तो है, गुरु है, पर सप्तम से पंचम का क्या तात्पर्य? सप्तम कारक अपने कारक। सप्तम का कारक शुक्र है केवल। अच्छा, शुक्र और सप्तम का कारक शुक्र होता है। गुरु जो है संतान का कारक है, आप ये कह सकते हैं। शादी करवाने का कारक है, आप ये कह सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ शादी हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात है, इनके पति निहायत ही अच्छे व्यक्ति हैं हम्म। और वो भी बेचारे ब्रह्म कुमार हो गए, अच्छा। वो भी इन्हीं की तरह ज्ञान में चले गए। देखिए, एक आदमी होता तो शादी तोड़ के चला जाता। वो कहता भाई इस लेडीज ने तो सारी सारी जिंदगी यही काम करना है, तो मैं इसके साथ रह के क्या करूंगा? शारीरिक सुख तो मुझे प्राप्त नहीं होगा, तो मैं जाके इसके साथ रह के भी क्या करूंगा? और वो होता तो छोड़ के भाग जाता। ओके। परंतु वो भागा नहीं है और वो भी बेचारा सेवा कर रहा है। देखिए कमाल की बात तो ये। तो आज भी ये पति पत्नी की तरह हैं, नैतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी, पर रहते भाई बहन की तरह एक प्रकार से। तो वो चीजें जो है, वो गुरु ने जो है, जो उसका काम था देने का दिया, वो स्वग्रही है, यानी उसमें बलाबल है, तो उसने विवाह करवा दिया। विवाह का ग्रह भी बहुत स्ट्रांग था, तो संतान कराने के लिए तो बृहस्पति ने दबाव बनाया होगा, पर चूंकि संतान के भाव में बाधक ग्रह भी बैठा हुआ है। अब आपकी मैं बात करता हूं मंगल की, जो आपने कहा दसम से अष्टम है, बिल्कुल ठीक बात है। दसम का अष्टम, दसम इज सक्सेस। किसके लिए? वो सक्सेस के लिए काम ही नहीं कर रहे, उन्होंने अपना रोल ही बदल दिया। भाई रोल क्या होता है कि हमें अपने कंपटीटर को हराना है। यहाँ कंपटीशन ही खत्म है। वो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बहुत सारे देशों में उनका ऑर्गेनाइजेशन फैला हुआ है, और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि उनका कंपटीशन किसी ने, उन्होंने कंपटीशन थोड़ी किया था, तो अपने आप ही ऊपर आ गए, अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशन ऊपर उठाता रहा। क्यों? लोगों ने देखा यार इनकी कला बहुत अच्छी है, ये बोलते बहुत अच्छी है। क्यों बोलते बहुत अच्छे? आ जाओ तीसरे भाव में। सर अमावस्या जो योग है वो बहुत उसके लिए बहुत काम किया ना, क्योंकि उन्होंने अपना मन पूरा साउल
तो जो बोलते हैं सूर्य ने, ब्रजेश वैराग वैराग में लगा लिया। ब्रजेश मन तो है ही नहीं। हाँ मन रहा ही नहीं, बराबर है सर, तो मानस ही चांद चला। तो मैंने वही तो बताया था, चांद तो गायब हो गया, यस सर, वो गाना ही गायब हो गया, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, पूरा मिसिंग है। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए और कोई सवाल? गुरुजी आप बोल रहे थे मंगल जो अपने सिस्टम में गया उसके बारे में आप कुछ बोल रहे थे। हाँ मैंने कहा ना, वो उसकी भाई वो सक्सेस है, हाउस ऑफ सक्सेस है, वो कर्म सक्सेस के लिए कर ही नहीं रहे। सक्सेस का क्या मतलब है, क्या मायने? जब हम दूसरों को नीचा मतलब नीचा कर देते हैं, हम खुद ऊपर उठ जाते हैं, तो जीत जाते हैं, सफलता कैसे मानेंगे? भाई हरा के। मेरे पड़ोसी के पास कच्चा घर है और मेरे पास पक्का घर है, तो हम कहेंगे आई एम सक्सेसफुल पर्सन। गांव का आदमी जब अपने घर को पक्का बना लेता है, वो कहते हैं मैं सक्सेसफुल हूँ। फिर जब वो 2 मंजिल बनाता है, वो कहता है मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। अगर गांव का आदमी कोठी बना दे तो वो कहे कि मैं पूरे गांव में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हूँ। तो जब भी मेहमान कोई आएगा, बोला अरे गांव सारा बेकार है, सब ताश पत्ती पीटता रहता है, काम धाम कुछ करता नहीं है, देखो मैं कितना कर्मठ हूं, मैंने पूरी कोठी बना दी। वही आदमी जब शहर में जाता है तो बेचारा अनसक्सेसफुल हो जाता है। क्यों अनसक्सेसफुल? वो देखते हैं तो कोठियों लाइन लगा के खड़ी है, एक एक घर में दो दो गाड़ियां खड़ी हैं। समझ बात? सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं है। सक्सेस को जो पैरामीटर से नापा जाता है वो अपने पड़ोसी से नापा जाता है, अपने साथ वालों से नापा जाता है। भाई देखो मेरी रिश्तेदारी में जितना मैं कमाता हूं उससे ज्यादा कोई नहीं कमाता, इसका मतलब आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। फिर वो पड़ोसी के पास जाता है, फिर वो अपने पड़ोसी के पास जाता है, फिर कहता है पड़ोसी के पास तो बहुत पैसा है, फिर कहता है आई एम नॉट सक्सेसफुल। तो वो हमेशा जब कंपैरिजन करता है तो सक्सेस और अनसक्सेस वहां से, इन्होंने सक्सेस का फार्मूला ही बदल दिया कि मुझे सक्सेस के चक्कर में ही नहीं पड़ना, बात ही खत्म। मुझे कंपैरिजन ही नहीं करना किसी से, तो हो गई सक्सेस खत्म। दसम तो खत्म है। मैंने क्या कहा, ये हार्ड वर्क कर रहे हैं पर दिमाग से कर रहे हैं। कैसा हार्ड वर्क कर रहे हैं भाई? बोल रहे हैं, हार्ड वर्क तो कुछ नहीं कर रहे। तीसरा भाव गले का भाव है, दूसरा भाव वाणी का भाव है। ये जब भी बोलते हैं, जब आप इनके 2-4 प्रोग्राम देख लो, आप हैरान हो जाओगे कितनी ज्ञानवर्धक बात करती हैं ये। मैं कुछ लोगों से प्रभावित होता हूँ, मैं बहुत कम लोगों से एक तो प्रभावित होता हूँ, और जिससे भी होता हूँ मैं ढंग से होता हूँ, वरना होता नहीं हूँ। एक महिलाओं में ये 2 महिलाएं हैं, एक तो शिवानी बहन जी हैं और एक साध्वी रितंबरा है। साध्वी रितंबरा के भी मैं धारा प्रवाह हिंदी बोलने से बहुत प्रभावित हूँ। वो बात अलग है मैं उनकी टीचिंग्स को नहीं फॉलो करता, वो बात अलग है, बट मैं उनके जो बोलने की कला का मैं बहुत कायल हूँ। हाँ, जो बहन शिवानी जी बोलती हैं वो तो अद्भुत बोलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा ज्ञानवर्धक बोलती है। एक तो था बोलने की कला, एक तो था ज्ञानवर्धक बोलना, तो बहन शिवानी जी बड़ा ज्ञानवर्धक बोलती है। जबकि और भी महिलाएं जो हैं हमारे देश में ज्ञान पे चर्चा करती हैं, बोलती हैं, अच्छा बोलती हैं, सुंदर बोलती हैं, पर मैं उनसे इतना प्रभावित नहीं हूं जितना इनसे। गुरुजी अपनी अपनी बात है जी। गुरुजी शिवानी बहन जी जो बोलती हैं वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही दुलार से और बहुत ही मीठा और समझा के, सर तो बहुत लॉजिकल होता है, लॉजिक बहुत बहुत जोड़ता मीठा होता है। बोलती हैं, बहुत प्यार से बोलती हैं और दिल में उतर जाए ऐसा बोलती हैं। तो क्या उनको ये उच्च का सूरज और चंद्रमा वहां पे मदद कर रहा है? और नहीं नहीं नहीं, वहां पे सबसे पहले वाणी का जो लॉर्ड है वो गुरु है, तो वाणी जो गुरु, निकलेगी उनके मुंह से वो ज्ञानवर्धक निकलेगी, जी जी गुरु की वाणी निकलेगी, गुरु की तरह, जी ऑरेटर की तरह प्रभावित करने वाली निकलेगी। अब गला जो है सूर्य है, अथॉरिटी बुलवाएगा, अथॉरिटी के साथ बोलेंगे। जी। बहुत एनालाइज, छठे भाव का लॉर्ड वहां बैठा है, हाउस ऑफ एनालाइज, और वो- तो वो बड़े विश्लेषण वाली बात बोलती है, बहुत बारीक बात बोलती है, बारीक का मतलब गहरी बात बोलती है, जिस पर हम ये सोचे अरे यार ये तो लॉजिकली कितना फिट है, तो लॉजिकली तो बहुत ज्यादा फिट है। तो आप कभी भी उनका कोई
लाइफ से रिलेटेड अगर कोई प्रोग्राम देखते हैं तो वो इतने गहराई की बात करते हैं और बहुत आम भाषा में बात करती हैं। तो अगर बस ध्यान पूर्वक सुने, अगर ये आप एक, अरे यार ये कई लोगों को ना बड़ी इरिटेशन होती है, अरे यार ये ज्ञान की बात करें, कई लोगों का ना ज्ञान के साथ बड़ा भारी झगड़ा है। ज्ञान की बात कोई बताने लगे वो भाग जाते, गायब हो जाते वहां से। तो रिमोट ही बदल देते हैं, वो कहते हैं यार हटाओ ना, क्या बात। जैसे मैंने मंत्र तंत्र वाली कितना क्लास में बताया कि कुछ लोग शास्त्रीय संगीत नहीं सुन सकते, क्लासिकल म्यूजिक उनके लिए सिर फोड़ने वाली कला है। वो कहते हैं कान फोड़ दिए, क्या चला दिया, बंद करो इसको। तो मतलब उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या जो है ना अटैक हो गया है मेरे उनके को तो कान क्या, के ऊपर। पर जैसे ही कोई दूसरा संगीत आता है जिसमें सुर लय ताल ना हो, वो उनको अच्छा लगता है। मतलब तो ये उनके ग्रहों के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और कोई प्रश्न? अब आप लोगों की डिमांड पर 2 दिन बड़े अच्छे ढंग से हमने प्रैक्टिस भी करी है और सूत्रों पर भी बात करी है। खाली प्रैक्टिस नहीं करी, सूत्रों पर भी बात करी है, ताकि आपको समझ आ सके कि देखिए भाई ऐसे नहीं बोलना, हमें हर कुंडली अलग है, हर कुंडली का योग अलग है, हर कुंडली में जो योग बनता है वो अलग अलग एंगल से बात करता है। हाँ जगदीश जी। सर मेरे पास एक मकर लगन की कुंडली है और उसमें 10th हाउस में 4 ग्रह बैठे हैं सर। ठीक है, जिस तरह लग्नेश शनि वो 10th हाउस में उच्च का होके 10th हाउस में बैठे हैं, और सूर्य भी यहाँ पे बैठे हैं, वो दिग्बली हो गए, नीच के भी हैं और दिग्बली भी हो गए, और इनके साथ बुध भी हैं और साथ में राहु हैं। पहली तो क्या प्रश्न क्या है जगदीश जी? मैं यही चाहता हूँ सर, इसको एनालाइज कैसे करेंगे, 10th हाउस को कैसे एनालाइज करेंगे कि सूर्य दिग्बली है, नीच के हैं, साथ पहले में तो राहु। आप ये देखिए, दिग्बल की तो बात ही मत कीजिए, वो ग्रह कमजोर पड़ गया। कमजोर ग्रह का क्या दिग्बल? जिसके पास खुद के पास ही दिशा नहीं, वो दूसरे को क्या दिशा दिखाएगा? वो तो बेचारा पहले ही कमजोर पड़ गया। हाँ, लेकिन किसी को है अस्त तो, जरूर कर सकता है, हाँ अस्त जी, जरूर कर सकता है। अब आप ये कह सकते हैं कि नीच भंग हुआ, नीच भंग योग बना। तुला राशि में सूर्य जो है नीच का हुआ, तो शनि वहां पर ही उच्च का हो गया। हाँ अब ये जी। शनि ग्रह ने, ध्यान से सुनना, शनि ग्रह ने सूर्य का नीच भंग कर दिया। लेकिन शनि इसमें सूर्य से अस्त हो गया सर, डिग्री वाइज। देखा? ऐसे ही कमाल होता है। अब अगर कोई कह दे, या तो कहानी है, जब तो है ना बड़े ध्यान से देखनी पड़ती है। अब अस्त हो गया, मैंने अभी कह रहा था ना कि सूर्य भाई अस्त जरूर कर देगा, अच्छे बेशक उसके बाद दिशा बल हो रहा, वो हम तो डूबेंगे सनम, पर तुझे भी लेके डूबेंगे, हैं? हाँ, तो तो डूबे सो डूबे, तो तुझे भी लेके डूबे, है। इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था सर कि भाई कंफ्यूज इसका मत होइए, सिंपल सी बात है, बंदे ने भी कुछ नहीं करना, बंदा भी कंफ्यूज है। नहीं, शनि मतलब उच्च का है वो, लेकिन वो अस्त हो गया, सूर्य देखिए नीच जगदीश का जी, है, दिग्बली हो ऐसे में फैसला करना हो ना, सिंपल टेक्निक बता देता हूँ। जी। नहीं समझ में आया ना, सीधे नवमांशम कूद जाया करो, बजरंग बली का नाम लेके। जैसे लंका में कूद गए थे हनुमान जी, ऐसे नवमांशम में कूद जाया करो। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही, वहां शनि के हालात देख लो कि कुछ चेंज हुए कि नहीं हुए। अगर शनि ने हालात चेंज कर दिए तो कोई ना कोई रे ऑफ होप है, अदरवाइज मामला गड़बड़ है। इसमें इसके हालात चेंज हो गए सर, शनि नीच का हो गया। हाँ तो बस बात ही खत्म हो गई। वैसे भी अगर वो अस्त ना होता तो भी हालात खराब ही थे, क्योंकि नवमांश में जब शनि नीच का हो गया तो कोई मायने नहीं रखता कि वो D1 चार्ट में ग्रह उच्च का है, उसने परिणाम नीच वाले ही देने हैं। गुरुजी। जी लेकिन इसका जी। राहु, साथ में राहु सूर्य को भी तो अस्त कर रहा है सर। जी, सब लड़ पड़े ना आपस में, 4 आदमी आए मिले, उसने उसका सर फोड़ दिया, उसने उसका सर फोड़ दिया, तो फायदे में कौन रहा? वो जैसे केकड़ा होता है ना, केकड़ा, जी। तो एक केकड़ा अगर पार करने की कोशिश करता है ना ऊपर से, तो दूसरा लटक जाता है,
तीसरा कहता है अच्छा तू जा रहा है तो हम तेरे को लटक लेते हैं। वो जब तक एक दूसरे से लटकते रहते हैं जब तक वो ऊपर वाला नहीं गिर जाता। तो वो उससे कुएं से बाहर कोई नहीं आ सकता, तो सब वहीं रहेंगे। वो कहते हैं भैया जब हम खड्डे में तो तुम भी खड्डे में रहो, अकेले थोड़ी ना टाइम बिताएंगे।